हेलो बच्चों, नमस्कार। क्या हालचाल, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। क्या हालचाल बेटा। चाय पी लो, चाय चाय पी लो बेटा, चाय। हेलो 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 हेलो। क्या हालचाल बेटा, एकदम बढ़िया, चकाचक। तो चलिए, आज अपना लेक्चर नंबर है 23। लास्ट टर्न पर हमने डाइपोल के बारे में पढ़ा था, क्वेश्चंस भी किए थे। अब और सवाल करेंगे। आइए देखिए बेटा, कहा जाता है -2 माइक्रोकूलम और 2 माइक्रोकूलम के प्रत्येक के द्रव्यमान 10 ग्राम के दो छोटी गोलाकार गेंदें, मतलब दो बिंदु आवेश है, दो बिंदु आवेश है, बहुत हल्की दृढ़ के दो सिरों पर संयोजित है। अब यह व्यवस्था 100 माइक्रोकूलम पर मीटर स्क्वायर के एक समान आवेश घनत्व वाली एक अनंत चालक आवेशित चादर के निकट इस प्रकार स्थित है कि क्षण की लंबाई आवेशित चादर द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। तो क्षण पर कार्यरत नेट बल आघूर्ण क्या होगा। तो आप इसमें देख सकते हैं डायरेक्ट डाइपोल नहीं लिखा है बेटा, डायरेक्ट द्विध्रुव नहीं लिखा है, लेकिन एक -2 माइक्रोकूलम का आवेश है और एक 2 माइक्रोकूलम का आवेश है, और इनके बीच की दूरी कितनी दी गई है, 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर। इस प्रकार से एक यहां पर द्रव्यमान है माइनस का Q और एक द्रव्यमान है बेटा प्लस का Q, और ये एक दूसरे से कुछ अल्प दूरी पर रखे हुए हैं, एक दूसरे से बेटा ये कुछ दूरी पर रखे हुए हैं, ठीक है। अब एक समान आवेशित चादर है, तो बेटा अगर एक समान आवेशित चादर है तो अपन जानते हैं कि अगर इसका आवेश घनत्व सिग्मा ले लिया जाए तो इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो इस दिशा में होती है। धन आवेश है तो धन आवेश से दूर की ओर इलेक्ट्रिक फील्ड कहां होती है बेटा, धन आवेश से दूर की ओर, ठीक है। निकट क्षण की लंबाई विद्युत क्षेत्र के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। अब ये जो रॉड है, ये जो रॉड है बेटा, ये क्या कर रही है, ये रॉड 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो मैं यहां एक रॉड रख देता हूं ऐसे, इस रॉड में ही दो आवेश लगे हुए हैं, यहां पर माइनस का Q, यहां माइनस Q और यहां पर प्लस का Q, एक माइनस Q और एक प्लस Q, और इनके बीच एंगल कितना है, 30 डिग्री। इनके बीच एंगल कितना है, 30 डिग्री। तो देखो इसका काम क्या है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना। ये बाहरी विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगी, इसका काम हो गया विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना, और ये हो गया अपना एक डाइपोल P। अब आपको दिखाई दे रहा है कि एक डाइपोल विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। E का मान क्या हो जाएगा, E का मान हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। हमें बल आघूर्ण टॉर्क निकालना है, तो टॉर्क क्या होता है, P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, अपन ऐसे लिखते थे टॉर्क को। तो टॉर्क इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं PE साइन थीटा। तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी, P की वैल्यू क्या हो जाएगी, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी इंटू E की जगह अपन क्या लिख लेंगे, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू साइन 30 डिग्री, 30 डिग्री। साइन कितना बेटा, 30 डिग्री। ओके, तो Q का मान आपको दिया ही है 2 माइक्रोकूलम, लंबाई A, D का मान हो गया, ये किसका मान हो गया, D का मान हो गया। सिग्मा आपको दिया है, ये सिग्मा है, ये क्या है बेटा, सिग्मा। वैल्यू पुट करके आंसर बताइए, वैल्यू पुट करके आंसर बताइए बेटा।
कौन सा ऑप्शन आंसर आ रहा है? तो बेटा बस वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व कर लेना है ना। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को अपन कर चुके हैं। चलिए, अब आपको कहा जाता है 3 आवेश +2q +3q और -4q XY तल में क्रमशः इन बिंदुओं पर स्थित हैं, तो मूल बिंदु के सापेक्ष परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण क्या होगा? हमें परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है बेटा। तो देखो आवेश कहां कहां रखे हुए हैं। ये हमने मान लिया मूल बिंदु 0,0। अब एक आवेश रखा हुआ है यहां पर कहीं 0,-3a पर, और एक आवेश रखा हुआ है यहां पर 0,-2a पर, और एक आवेश रखा हुआ है 0,2a पर, 0,2a पर। 2q आवेश कहां रखा हुआ है? यहां पर कितना प्लस का 2q, इस पॉइंट पर कितना प्लस का 3q, नहीं प्लस का 3q बेटा यहां है, यहां रखा हुआ है +3q, और -2,a पर कितना रखा हुआ है बेटा? माइनस का 4q, माइनस का 4q। माइनस का 4q। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मूल बिंदु के सापेक्ष परिणामी द्विध्रुव आघूर्ण। तो हमें यहां पर बेटा एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाना पड़ेगा इसके लिए, है ना। ध्यान देना, ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। ये भी कैसी चीज है? इंपॉर्टेंट चीज, कि यदि किसी व्यापक निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण, समझना बेटा, द्विध्रुव आघूर्ण, किसी व्यापक निकाय का द्विध्रुव आघूर्ण। व्यापक निकाय का मतलब क्या हो गया? जैसे एक प्राकृतिक द्विध्रुव होता है जिसमें नेट चार्ज कितना होता है? 0। नेट चार्ज 0 होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं बेटा? प्राकृतिक द्विध्रुव। लेकिन कभी कभी किसी निकाय का कभी किसी निकाय में नेट आवेश 0 नहीं है, कुछ आवेश इस प्रकार से दिए गए हैं। एक आवेश यहां रखा हुआ है, एक आवेश यहां रखा हुआ है, और एक आवेश यहां रखा हुआ है। ठीक है, Q1 Q2 Q3, Q1 Q2 Q3। ठीक है, इसका स्थिति सदिश हमने मान लिया R1 सदिश, इसका स्थिति सदिश R2 सदिश, और इसका स्थिति सदिश बेटा कितना? R3 सदिश, R3 सदिश। तो इस सिस्टम का जो P सदिश होता है, P सदिश हो जाता है Q1 R1 सदिश, Q1 R1 सदिश प्लस Q2 R2 सदिश प्लस Q3 R3 सदिश। R1 R2 R3 मूल बिंदु के सापेक्ष लिए गए हैं। किसके सापेक्ष लिए गए हैं? मूल बिंदु के सापेक्ष। तो मूल बिंदु के सापेक्ष बेटा ये द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। मूल बिंदु के सापेक्ष क्या हो जाता है बेटा? ये द्विध्रुव आघूर्ण हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से किसी भी बिंदु के सापेक्ष आप द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं। किसी भी बिंदु के सापेक्ष क्या लिख सकते हैं आप? द्विध्रुव आघूर्ण को लिखा जा सकता है। Q1 R1 सदिश प्लस Q2 R2 सदिश प्लस Q3 R3 सदिश। ठीक है, अब मान लीजिए हमें कोई और बिंदु दिया होता मूल बिंदु के अलावा, मूल बिंदु के अलावा हमें और कोई बिंदु दिया गया है यहां पर पॉइंट ए। आपसे कहा जाता है कि पॉइंट ए के सापेक्ष स्थिति, पॉइंट ए के सापेक्ष द्विध्रुव आघूर्ण लिखिए। ये अपना पॉइंट ए है,
ये पॉइंट ए है, ठीक है। तो पॉइंट ए के सापेक्ष अगर मैं स्थिति सदिश बनाऊं तो पॉइंट ए के सापेक्ष इसका स्थिति सदिश ए रहा, इसका स्थिति सदिश ए रहा, ध्यान से देखना, इसका स्थिति सदिश ए रहा और इसका स्थिति सदिश ए रहा, ठीक है। इसको हमने मान लिया पॉइंट ए वहां ले लें, ठीक है, कहीं पर भी ले लो। इसका स्थिति सदिश हमने इसको माना R1 डैश, इसको मान लिया बेटा R2 डैश और इसको मान लिया R3 डैश। अब हम P सदिश लिख रहे हैं बिंदु A के परितः, ध्यान से देखना, P सदिश लिख रहे हैं बेटा हम बिंदु A के परितः। तो बिंदु A के परितः P सदिश क्या हो जाएगा, Q1 और R1 डैश सदिश। देखो पॉइंट A से Q1 का स्थिति सदिश, पॉइंट A से Q1 का स्थिति सदिश कितना है R1 डैश, पॉइंट 2 से स्थिति सदिश कितना है R2 डैश और पॉइंट 3 से स्थिति सदिश पोजीशन वेक्टर कितना है R3 डैश। तो अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं Q2 इंटू R2 डैश प्लस Q3 इंटू R3 डैश, ठीक है। इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। अगर किसी भी पॉइंट की रिस्पेक्ट में हमें स्थिति सदिश पता है आवेश के, किसी भी पॉइंट की रिस्पेक्ट में अगर हमें आवेश की स्थिति सदिश पता है तो उसके परितः बेटा अपन द्विध्रुव आघूर्ण लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो अगर मैं मान निकालने की कोशिश करूं R1 डैश, ध्यान देना सदिश में R1 डैश का मान कैसे निकालेंगे, R1 डैश। तो R1 डैश निकालना है मतलब हमें यहां से यहां जाना है, R1 डैश निकालना है मतलब हमें यहां से यहां जाना है। तो यहां से यहां जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है, इधर से जाओ और फिर इधर चले जाओ। यहां से यहां जाना है बेटा, यहां से यहां जाना है तो पहले आपको मिलेगा माइनस का A सदिश और प्लस R1 सदिश। ऐसे ही बेटा अगर आप R2 डैश लिखना चाहो तो R2 डैश क्या हो जाएगा, R2 डैश निकालना मतलब आपको यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है। तो यहां से यहां जाने का दूसरा रास्ता कौन सा है, देखो मैं हाईलाइट करके बता देता हूं। अपन को यहां से यहां जाना है, यहां से यहां जाना है, तो दूसरा रास्ता क्या है, यहां से यहां चले जाओ फिर इधर चले जाओ, ठीक है। अब यहां से यहां जा रहे हैं तो हम A के विपरीत जा रहे हैं, A सदिश किस दिशा में, A सदिश इस दिशा में, हम A के विपरीत जा रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं बेटा, A के विपरीत जा रहे हैं तो माइनस A वेक्टर और प्लस R2 वेक्टर और R3 डैश अगर मैं लिखूं तो आप बताओ लिख के R3 डैश को क्या लिख सकते हो आप, R3 डैश क्या लिखोगे, जल्दी से लिख के बताइए। द्विध्रुव आघूर्ण को इस प्रकार से परिभाषित किया जाता है बेटा, है ना, आवेश गुणा उसका स्थिति सदिश, जितने भी आवेश हैं आवेश गुणा उसका स्थिति सदिश। R3 डैश बताओ क्या लिखा जा सकता है, माइनस A सदिश प्लस R3 सदिश। अब इनके मान R1 R2 इनके मान हम यहां पर रखते हैं, और अगले पन्ने पर चलते हैं। तो P सदिश A बिंदु के सापेक्ष कितना हो जाएगा Q1 और R1 डैश की वैल्यू कितनी है, R1 डैश की वैल्यू हो जाएगी R1 सदिश माइनस A सदिश प्लस Q2, R2 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, ये हो गया R2 सदिश माइनस A सदिश, है ना। R2 डैश की वैल्यू R2 सदिश माइनस A सदिश और R3 डैश की वैल्यू क्या हो गई, R3 सदिश माइनस A सदिश प्लस Q3 इंटू R3 सदिश माइनस A सदिश। तो P किस बिंदु के परितः, A बिंदु के परितः बेटा हमें मिल जाएगा ये Q1 R1 सदिश प्लस Q2 R2 सदिश प्लस Q3 R3 सदिश और माइनस के साथ आएगा ये Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंटू A सदिश, ठीक है। Q1 के साथ भी ये आएगा, Q2 के साथ भी आएगा, Q3 के साथ भी A आएगा।
Q1 Q2 Q3 सभी के साथ क्या आएगा बेटा, A आएगा। तो अब इसको अपन गौर से देखें, ठीक है। तो ये वाली चीज क्या लिखी हुई है, ये वाली चीज, तो ये तो लिखा हुआ है पी ए सदिश इज इक्वल टू ए ओरिजिन, मूल बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव आघूर्ण है। मूल बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव आघूर्ण कितना था, Q1 R1 सदिश प्लस Q2 R2 सदिश प्लस Q3 R3 सदिश, यही था, हाँ सर यही था। और प्लस ए टर्म लिखा हुआ है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंटू ए, ठीक है। तो यहां पर मैं लिखूं ये माइनस का क्या हो गया, Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इंटू ए सदिश। अब हम यहां पर एक नोट लिखते हैं, नोट कि यदि निकाय का कुल आवेश शून्य हो, निकाय का कुल आवेश शून्य हो, अर्थात Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 बराबर कितना हो जाए, 0। तो अपन क्या लिख सकते हैं, अपन यहां पर लिख सकते हैं पी ए वेक्टर इज इक्वल टू पी ओ वेक्टर। अगर इसका मान शून्य हो गया, इसका कुल निकाय का कुल आवेश कितना है, शून्य है, तो पी ए वेक्टर और पी ओ वेक्टर बराबर हो गया। अर्थात हम ये कह सकते हैं, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण संदर्भ बिंदु का मतलब हुआ वो बिंदु जिसके सापेक्ष द्विध्रुव आघूर्ण हम लिख रहे हैं। जैसे हमने एक बार O बिंदु के सापेक्ष लिखा, एक बार A बिंदु के सापेक्ष लिखा, अर्थात द्विध्रुव आघूर्ण संदर्भ बिंदु पर निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। किसी भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में लिख लो, सेम ही रहेगा। तो जो अपना प्राकृतिक डाइपोल होता था, प्राकृतिक डाइपोल में क्या होता था, एक ऋण आवेश और उतना ही धन आवेश, एक ऋण आवेश और उतना ही धन आवेश, ठीक है, होता था। तो नेट आवेश कितना हो जाता था, निकाय का अपन क्या कहते थे प्राकृतिक निकाय में, एक आवेश माइनस Q और दूसरा आवेश प्लस का Q। तो इस निकाय का कुल आवेश कितना है, शून्य होता था। इस निकाय का कुल आवेश कितना होता था, शून्य होता था। Q नेट या Q टोटल कितना होता था बेटा, शून्य। इसलिए जब हम प्राकृतिक द्विध्रुव की बात करते थे तो हम कहते थे इस बात पर निर्भर नहीं करता है, इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि किस बिंदु के सापेक्ष ज्ञात किया गया है, किसी भी बिंदु के सापेक्ष निकालो यही आएगा, सेम ही रहता है। कितना आता, Q इंटू बीच की दूरी, Q इंटू बीच की दूरी। ओके, किरण सर्कल वाला ग्राफ में मिसप्रिंट था तो बेटा उसको सही कर लेना, कॉस वाला ग्राफ ना, तो याद रखना है बेटा इस तरीके से। अब देखो ये सवाल है, ये अपना मूल बिंदु हो गया, ये अपना मूल बिंदु हो गया। अब अपन को इस निकाय का, है ना, ये तो बड़ा आसान सवाल हो गया। अब इस निकाय का हमें द्विध्रुव आघूर्ण निकालना है, तो एक सदिश ये हो गया, इसका स्थिति सदिश ये हो गया, इसका स्थिति सदिश ये हो गया, और इसका स्थिति सदिश बेटा ये हो गया, पोजीशन वेक्टर। तो अपन P लिख रहे हैं, किस बिंदु के सापेक्ष पूछा गया, मूल बिंदु के सापेक्ष, ठीक है। अब देखो यहां पर निकाय का कुल आवेश शून्य नहीं है, निकाय का कुल आवेश शून्य नहीं है, तो हर बिंदु के सापेक्ष द्विध्रुव आघूर्ण अलग अलग आएगा, अलग अलग आएगा। क्या बेटा नीचे होगा, अच्छा ये निर्देशांक, ओके ओके सही कह रहे हैं आप। ये जो पॉइंट है वो
नीचे होगा। ये वाला पॉइंट है वो नीचे होगा, सही कह रहे हो, है ना। ये 0, -3a है। ये तो मैंने सही बनाया, 2a, 0 -2a, 0। ठीक है, ऐसा सिस्टम है, ऐसा सिस्टम है। अब हमें पी सदिश लिखना है, तो पी सदिश लिखना बहुत आसान बात। पी सदिश इज इक्वल टू, आप कैसे लिखोगे, मूल बिंदु के पड़ता। तो ये वाला आवेश कितना है, इधर आवेश कितना है सर, यहां आवेश -4q है, तो -4q, और स्थिति सदिश कितना हो जाएगा, ये वाली दूरी कितनी हो जाएगी, ये वाली दूरी हो गई 2a, तो ये -2a आई कैप। ये 2a है, 2a है -x में, 2a दूरी है -x में, तो -2a आई कैप। फिर प्लस हम इसके कारण लिखते हैं, तो ये आवेश कितना है, 3q है, और स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, ये वाली दूरी भी कितनी है बेटा, ये भी 2a है, तो ये 2a 0, तो ये 2a आई कैप हो गया, 2a आई कैप हो गया, प्लस कौन सा आवेश बचा, यहां पर आवेश बचा, यहां पर आवेश कितना रखा हुआ है इस पॉइंट पर, प्लस का 2q, प्लस का 2q, तो आवेश कितना है 2q, और इसी सदिश कितना हो गया, ये माइनस का 3a जे कैप, माइनस का 3a जे कैप, ये नीचे है, ये वाली दूरी कितनी है, 3a है। ऐसा सवाल मेंस में पूछ लिया, पूछ लिया तो कोई बात नहीं, पूछ लिया तो कोई बात नहीं बेटा। अब देखो कौन सा आंसर आ गया, ऐड करो इनको, तो ये माइनस माइनस प्लस 8, और 8 6 14, तो 14qa आई कैप, और ये माइनस का 6qa जे कैप, माइनस का 6qa जे कैप। तो 2 कॉमन ले लो, तो कौन सा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, आई थिंक ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ए भी मैं क्या पगलापंती कर रहा हूं यार, ए भी -2a, 0 है, तभी तो एक्स अक्ष पे होगा, पहला वाला निर्देशांक एक्स का, दूसरा वाला वाई का। ऐसा डन, यस सर, डन डन डन, ऐसा। तो इस सवाल को हल करने के लिए आपको एक थ्योरी जानने की जरूरत थी कि किस तरीके से इसको परिभाषित किया जाता है द्विध्रुव आघूर्ण को। वैसे आपके सिलेबस में प्राकृतिक द्विध्रुव ही है, अभी पूछ लिया प्राकृतिक द्विध्रुव में अपन कहते हैं बराबर और विपरीत आवेश, बराबर एंड विपरीत आवेश। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत है, नीचे दिए गए कथन में बताना है आपको। कथन ये, एक ध्रुवीय रेखीय समदैशिक परावैद्युत पदार्थ का द्विध्रुव आघूर्ण, परावैद्युत पदार्थ बेटा अपन आगे पढ़ेंगे, है ना, ये अपन कब करेंगे, कैपेसिटर में, कैपेसिटर में पढ़ेंगे इसको, कैपेसिटर का सवाल है ना, परावैद्युत पदार्थ कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में, कैपेसिटर का सवाल है। आइए अब आते हैं आपके होमवर्क पर। तो 2 अपरिमित रूप से लंबी समतल चालक पट्टिकाओं पर विचार करें, जैसा कि चित्र में नीचे दर्शाया गया है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा के पृष्ठावेश घनत्वों के साथ पट्टिका एक समान रूप से आवेशित हैं। दोनों पट्टिकाओं के बीच के मध्य बिंदु पर आवेश प्लस क्यू पर बल होगा। ठीक है, देखो ये पट्टिका 2 और ये पट्टिका 1, ठीक है, इस पर नेगेटिव चार्ज है तो इसका विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इधर होगा E2, और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है तो इसका विद्युत क्षेत्र कहां होगा, इसका विद्युत क्षेत्र बेटा इधर हो जाएगा E1। E1 की वैल्यू कितनी, आई एम सो सॉरी, E1 की वैल्यू कितनी, E1 की वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, और E2 का परिमाण कितना,
आवेश घनत्व कितना है 2 सिग्मा, तो 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इससे कट गया, ये आ गया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ई नेट देखो दोनों सेम दिशा में, दोनों सेम दिशा में है, तो ई नेट बराबर हो जाएगा बेटा, ई नेट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बोले तो ये कितना हो गया 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ओके, ऐसा। तो हमें बल निकालना है, तो F इज इक्वल टू कितना हो जाएगा Q इंटू ई नेट, Q इंटू ई नेट, तो F इज इक्वल टू आवेश कितना है Q, आवेश कितना है Q, और ई नेट की वैल्यू कितनी है, ये है 3 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो बल हो गया 3 सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, 3 सिग्मा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। आसान सवाल है, दो चादर हैं, उनके कारण हमें ई नेट निकालना है, तो एक एक का ई देख लेंगे अपन, एक एक करके दोनों का ई देख लेंगे, खत्म बात। ये वाला सवाल पढ़िए, अपरिमित रूप से लंबे एक तार का एक समान रेखीय आवेश घनत्व तो लैम्डा बराबर 2 नैनो कूलाम है, ये करा चुके हैं हम। लंबाई √3 सेंटीमीटर के गौसीय घन से होकर गुजरने वाला नेट फ्लक्स यदि एक दूसरे से अधिकतम विस्थापित दो कोनों से होकर गुजरता है। तो देखो ये क्या कहते हैं, सवाल में पढ़ा था बेटा, होमवर्क ही है, इसलिए ही आपको होमवर्क दिया जाता है कि आप एक बार घर पर पढ़ें, ट्राई करें, ठीक है। तो एक घन है और दो बिंदु ऐसे लेना है जो एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर हो, तो वो विकर्ण वाले बिंदु हो जाएंगे, विकर्ण वाले बिंदु। एक पॉइंट ए हो गया, एक पॉइंट ए हो गया। अब आपका जो अनंत लंबाई का, अपरिमित का मतलब हो गया अनंत, अपरिमित का मतलब क्या हो गया बेटा, अनंत। तो अनंत लंबाई का रेखीय आवेश है, ये अनंत लंबाई का एक रेखीय आवेश है। ठीक है, इसका रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्डा। रेखीय आवेश घनत्व कितना है बेटा, लैम्डा है। तो इसके अंदर कितनी लंबाई बंद होगी, तो देखो फ्लक्स हम क्या लिखेंगे, क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड कितना हो गया, तो हम लिखेंगे लैम्डा इंटू इसके अंदर बंद लंबाई एल एनक्लोज्ड, इसके अंदर बंद लंबाई अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये लैम्डा और इसके अंदर कितनी लंबाई बंद हो जाएगी, तो घन के विकर्ण के बराबर a√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर इसकी भुजा हम a मान लेते हैं तो घन का विकर्ण कितना हो जाएगा बेटा, a√3 हो जाएगा। अब a का मान आपको कितना दिया गया है, a√3 दिया गया है, भुजा की लंबाई कितनी दी गई है, √3। तो ये लैम्डा इंटू √3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये आंसर हो जाएगा भाई। वैल्यू निकालो कौन सी वाली आ रही है, हैं? पाई के पदों में आंसर लाना है, तो देखो आपको इसकी वैल्यू दी गई है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹, 9 इंटू 10⁹। तो यहां से बेटा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 इंटू 4 पाई इंटू 10, ये आप ऐसे लिख लो 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की जगह। तो फाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये लैम्डा √3 इंटू √3 कितना हो गया 3 इंटू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी, 9 इंटू 10⁹ इंटू 4 पाई। लैम्डा का भी मान हमें दिया हुआ है, लैम्डा का मान है 2 नैनो कूलम, तो 2 इंटू 10⁻⁹ 2 नैनो कूलम हो गया, इंटू 3 इंटू 9 कितना हो गया 27 इंटू 4 पाई इंटू 10⁹। अब देखो 10⁹ से 10⁹, बाबा टिल्लू, अब गुणा कर लो कितना आ रहा है। अच्छा ये ध्यान देना बेटा, एक और, ये 3 सेंटीमीटर है, 3 क्या है
ये √3 किसमें, सेंटीमीटर में। तो जब सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² और आएगा। ठीक है, ए बराबर कितना है, √3 सेंटीमीटर। तो सेंटीमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा, तो √3 × 10⁻² मीटर। ठीक है, तो √3 सेंटीमीटर का 10⁻² इधर और आएगा साथ में, गुणा कर लो, आंसर मिल जाएगा। लेंथ सेंटीमीटर में, बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। मैं चेक कर रहा था कि आप ध्यान दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। मैं चेक कर रहा था बेटा कि आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। अगला सवाल, नीचे दो कथन दिए गए हैं, कथन ए व कथन बी इस प्रकार से नामांकित हैं। एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष खोल मतलब खोखला गोला के भीतर दो बिंदुओं के मध्य एक परीक्षण आवेश मतलब टेस्ट चार्ज को गति कराने के लिए किया गया कार्य शून्य होता है, कोई भी पथ चुना जाए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक खोखला गोला है तो खोखले गोले के अंदर किन्हीं भी दो बिंदुओं के बीच का विभव कैसा होता है, सेम होता है। ठीक है, अगर इसकी सतह पर हम लिखें पोटेंशियल किसका, सरफेस का, तो वो कितना है KQ/R। तो इसके अंदर कोई भी पॉइंट आप ले लीजिए, कोई भी पॉइंट ले लो आप, ठीक है, कोई भी पॉइंट ले लो बेटा, विभव यही रहेगा KQ/R। चलिए हमने इस पॉइंट को है ना, यही रहेगा। तो अगर इस पॉइंट का विभव भी है तो इसका भी विभव भी है, इसका भी है, इसका भी है। अब हम किसी आवेश को गति कराएं तो किया गया कार्य क्या होता है, किया गया कार्य होता है आवेश गुणा उन बिंदुओं के बीच का विभवांतर जिनके मध्य हम आवेश चला रहे हैं। तो बेटा विभवांतर कितना हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। खोखले गोले के अंदर विभव नियत होता है। ठीक है, तो विभवांतर शून्य होगा, इसलिए कार्य कितना हो गया, 0 हो गया। अगला स्टेटमेंट देखिए, एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोष के भीतर स्थिर विद्युत विभव नियत रहता है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हो जाएगा ये सेकंड वाला। असर्शन भी मतलब अभिकथन भी सही है और कारण भी इसका सही है और सही व्याख्या करते हैं, क्योंकि विभव नियत है इसलिए विभवांतर शून्य हुआ है। विभव नियत इसलिए विभवांतर शून्य हुआ है। बात क्लियर? ओके, गुड बेटा, गुड। अगला क्वेश्चन देखिए, ये भी आपका गृह कार्य था। आप 2-3 दिन से गृह कार्य को लेकर टेंशन में थे। कहा जाता है त्रिज्या R 3R के दो धातु के गोलों के समान पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। यदि इन्हें संपर्क में लाकर पृथक कर देते हैं तो छोटे और बड़े गोले पर पृष्ठ आवेश घनत्व कितने हो जाएंगे। तो देखो बेटा, टच करने के बाद जो नया आवेश होता है, अगर हम गोले को संपर्क में लेके आए, ठीक है, तो मान लीजिए हमारे पास दो गोले हैं। पहले ऐसे मान लो, एक गोला है, त्रिज्या कितनी बेटा इसकी R1, आवेश कितना है Q1। दूसरा गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है बेटा R2 और आवेश कितना है Q2 है। आवेश कितना Q2। अब हम इनको संपर्क में लेके आए तो संपर्क में लाने पर आवेश बदल जाते हैं, Q1 हो गया, है ना। इनको हम संपर्क में लेके आए तो इस पर आवेश हमने मान लिया Q1 और इस पर हमने आवेश मान लिया कितना Q2। तो Q1 का मान डायरेक्ट याद है, तो अपन ने कैसे याद रखा था, हमने कहा था Q1 पर आवेश निकालना है तो Q1 की त्रिज्या कितनी R1 और गुणा में लिखते थे कुल आवेश बटे कुल त्रिज्या, ऐसे ही लिखते थे। यस सर। दूसरे गोले के लिए लिखे तो Q2 इज इक्वल टू दूसरे गोले की त्रिज्या इंटू कुल आवेश अपॉन कुल त्रिज्या। ये हमने क्लास में पढ़ा हुआ है बेटा। दो वस्तुओं को संपर्कित करने वाला केस, अब Q1 का मान कितना हो जाएगा, तो देखो बेटा इसका आवेश घनत्व तो कितना दिया हुआ है, सिग्मा दिया हुआ है। शुरुआत में आवेश घनत्व तो कितना है सिग्मा, त्रिज्या कितनी R। तो अगर हम Q1 का मान लिखें, तो Q1 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ये सिग्मा आपको दिया हुआ है तो Q1 का मान हो जाएगा सिग्मा इंटू इसका पृष्ठ क्षेत्रफल πr²। इस पर आवेश कितना हो जाएगा, तो पृष्ठ आवेश घनत्व तो सिग्मा ही है इंटू 4π, इसकी त्रिज्या कितना है 3r, तो 3r का स्क्वायर।
बरोबर। यस सर बरोबर। वैसे तो हमें इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती क्योंकि हमें अनुपात ज्ञात करना है। ठीक है, इनके अगर हम अनुपात निकालें, चल मैंने Q1 Q2 की वैल्यू फिर भी लिख दी है, मान लो जरूरत पड़ जाए कभी किसी सवाल में। यहां तो पड़ेगी नहीं क्योंकि हम जैसे ही इनको भाग करेंगे तो ये कट जाएगा, ये कट जाएगा। ये कटने के बाद हमें क्या मिलेगा, Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इज इक्वल टू R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। R1 अपॉन R2। ठीक है, अब हमें सिग्मा चाहिए, सिग्मा चाहिए। ठीक है, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 डैश या सिग्मा 1 बाद का सिग्मा, तो इसको हम लिखेंगे Q1 डैश अपॉन इसका एरिया A1 मान लो, और सिग्मा 2 को क्या लिखेंगे, Q2 डैश अपॉन इसका एरिया कितना मान लो, सिग्मा 2। अब इनका अनुपात चाहिए, तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ गया Q1 डैश इंटू एरिया A2, है ना। इसका गुणा हो जाएगा, इसका गुणा होता है, और अपॉन में Q2 डैश मल्टीप्लाइड बाय A1, मल्टीप्लाइड बाय A1। अब हमारे पास इसकी वैल्यू ऑलरेडी है, इसकी वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी है। कितनी आई थी सर इसकी वैल्यू आई थी R1 अपॉन R2। A2 कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू इसकी त्रिज्या कितनी है दूसरे वाले की 3R। A1 कितना हो जाएगा, A1 हो जाएगा 4 पाई, इसकी त्रिज्या कितनी R ही है। ठीक है, अब चलो हम वैल्यू R1 की भी लिख दें। R1 की वैल्यू कितनी है R, और दूसरे की त्रिज्या कितनी है 3R है। R1 की वैल्यू कितनी है, पहले गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है साहब R, दूसरे गोले की त्रिज्या कितनी दी गई है साहब 3R। तो मल्टीप्लाइड बाय 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, ये बचेगा 9R स्क्वायर, 9R स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा बेटा 3, आंसर आया बेटा 3। ठीक, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो देखो अपन ने पढ़ा हुआ है ना, ये मैंने आपको बताया था कि Q1 डैश कैसे लिखते हैं, Q2 डैश कैसे लिखते हैं। इनका अनुपात ले लिया तो ये कट गए, ये कट गए, है ना। अगर आपको Q1 का मान निकालना हो तो Q1 ऐसे लिख सकते, Q2 ऐसे लिख सकते अगर जरूरत पड़े तो, लेकिन यहां जरूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि डिवाइड किया तो ये Q1 प्लस Q2 कट गए, तो Q1 डैश बटे Q2 डैश की वैल्यू आ गई R2 बटे R1, R2 बटे R1। अब मैं सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 निकालना है, तो सिग्मा क्या हो जाएगा Q1 डैश अपॉन 1 का एरिया, और सिग्मा 2 हो जाएगा Q2 डैश और 2 का एरिया। तो सिग्मा 1 अपॉन सिग्मा 2 इज इक्वल टू Q1 डैश अपॉन Q2 डैश इंटू A2 बाय A1। सर मैंने अलग तरीके से किया था, कोई दिक्कत नहीं बेटा, आप किसी भी तरीके से करें, किसी भी तरीके से करें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अगला सवाल देखिए। एक कण जिसका द्रव्यमान m आवेश Q है, संतुलन लंबाई L वाले एक द्रव रहित तार के एक सिरे A से बंधा हुआ है, जिसका दूसरा सिरा बिंदु O पर निश्चित है। पूरा सिस्टम एक रगड़ रहित क्षैतिज तल पर रखा गया है और प्रारंभ में विराम में है। पूरा सिस्टम पहले किस अवस्था में है बेटा, विराम अवस्था में। एक समान विद्युत क्षेत्र चालू किया जाता है तो संवेग के क्षितिज को निर्धारित करें जब कण x अक्ष को पार करता है। तो देखो बेटा ये ऐसे रखा हुआ है और यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस दिशा में, इलेक्ट्रिक फील्ड लगी हुई है इस दिशा में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, घूमते 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 ऐसे नीचे आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इस पर बल लगाएगी, जिसके कारण ये क्या करेगा, घूमना स्टार्ट करेगा, घूमते 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 यहां पर आ रहा होगा, यहां पर आएगा। तो जब ये इस दिशा में आ रहा है, यहां पहुंचा, यहां पर पहुंचा,
तो इसका वेग मान लीजिए कितना है, v है। वेग कितना हो गया बेटा, v, है ना। यहां से चलना शुरू करेगा, ठीक है, तो इसका वेग कितना आ गया बेटा, v हो गया मान लीजिए। हमें संवेग निकालना है। क्या निकालना है, संवेग। तो संवेग बराबर क्या हो जाएगा, द्रव्यमान गुणा वेग, द्रव्यमान गुणा वेग हो जाएगा। अब हमें क्या करना है सर, वही संवेग निकालना है, संवेग निकालना है। तो संवेग के लिए क्या चाहिए, वेग चाहिए, वेग चाहिए। तो वेग के लिए अपन कार्य ऊर्जा प्रमेय लगाएंगे कि वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लिखते हैं। वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहां पर बल कितना है, QE है। तो बल कितना है बेटा, QE, और कार्य कितना हो जाएगा, तो बल गुणा बल की दिशा में दूरी, बल गुणा बल की दिशा में दूरी। तो बल की दिशा में दूरी कितनी होगी, लिख के बताओ। इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो अंतिम काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², और प्रारंभ में कोई काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, शुरुआत में विराम में था, रेस्ट में था। तो हाफ mv² माइनस प्रारंभिक काइनेटिक एनर्जी 0। अब देखो कार्य याद है, कार्य बराबर अपन क्या लिखते थे, बल गुणा बल की दिशा में दूरी, बल की दिशा में दूरी, बल गुणा बल की दिशा में दूरी, बल गुणा बल की दिशा में दूरी। तो बल की दिशा में कितनी दूरी हो जाएगी साहब, तो बल x दिशा में, बल किस दिशा में, x दिशा में। अब x दिशा में कितना चला, तो देखो अगर इसकी लंबाई कितनी है, l, ये लंबाई कितनी है, l, तो ये वाला घटक कितना हो गया, l cos थीटा, l cos थीटा, और एक कुल लंबाई तो l है ही। कुल लंबाई कितनी है बेटा, l है। तो बल की दिशा में विस्थापन, बल की दिशा में विस्थापन ये हुआ, और इसका मान कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। तो L माइनस L cos थीटा का मान कितना आ जाएगा, L माइनस L cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, तो L माइनस L/2। तो ये दूरी कितनी आ गई, L/2 आ गई है। कितनी दूरी आ गई बेटा, L/2, L/2 आ गई है, बरोबर। अब हमें वेग निकालना है। क्या करना है बेटा, वेग निकालना है। तो 2 से 2 कट गया, ये v² का मान कितना आ गया, v² का मान आ गया है QEL/m। तो v का मान कितना आ गया, अंडर द रूट QEL/m। तो संवेग कितना हो गया, द्रव्यमान m इंटू वेग का मान अंडर द रूट QEL/m। तो अगर हम m को इसके अंदर लेके जाएं, या तो ये वैल्यू बचेगी QELM, संवेग का मान QELM रूट के अंदर। हाँ बेटा, फिजिक्स को थोड़ा समय देना होता है, और क्या एडजस्ट करोगे। संवेग पूछा है, वेग पूछा है, ऑप्शन क्या कह रहे हैं, ये तो बेटा वेग है। आई थिंक इन्होंने तो वेग का उत्तर दिया है, थर्ड वाला, यस। संवेग नहीं बेटा, वेग ही पूछा है, संवेग नहीं पूछा है, वेग पूछा है। तो वेग तो अपन निकाल लिए, वेग का मान ये आ गया। अब देखो कुछ बच्चे जैसे कह रहे हैं कि सर फिजिक्स को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं, फिजिक्स में थोड़ा गाइड कीजिए। तो बेटा होता क्या है ना, देखो जब थ्योरी पढ़ रहे होते हैं ना, थ्योरी, तब तो सब चीजें अपन को क्लियर होती, समझ में आ रही होती, क्योंकि जब हम थ्योरी या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं ना, तो हम सिर्फ उसी पॉइंट को, उसी टॉपिक को पढ़ रहे होते हैं,
एक ही पॉइंट को। जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनमें दूसरे टॉपिक का, दूसरे अध्याय का भी यूज आ जाता है, इनफैक्ट दूसरी क्लास का यूज आ जाता है। अब इस सवाल में बहुत सारे बच्चों को समस्या होगी, क्यों? क्योंकि 11th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। पर्टिकुलर इस सवाल में 11th क्लास का कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है कि वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। किया गया कार्य बराबर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, बरोबर। अब कार्य क्या होता है, तो मैंने देखो, इसीलिए मुझे पता है हो सकता है बहुत सारे बच्चों का 11th बिल्कुल बर्बाद हो, तो हमने कार्य का फिर से परिभाषा रख दिया, बल गुणा बल की दिशा में तय की गई दूरी। अब बल कितना है, क्यू ही, बल कितना है, क्यू ही, और बल की दिशा में दूरी कितनी है, ये L माइनस L कॉस थीटा इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब हो सकता है कि ये चीजें किसी बच्चे को नहीं पता हो, 11th बिल्कुल ही बर्बाद हुआ, तो फिर उस बच्चे को ये अभी समझ में नहीं आएगा जब तक कि मैंने आपको बोला है कि, मैंने आपको क्या बोला है कि रोटेशन तक की फिजिक्स तो आप कर ही लो, रोटेशन तक 11th क्लास की फिजिक्स, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा उपयोग आता है, वन शॉट से कर सकते हैं आप। वहीं कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिसमें, जैसे ये सवाल है तो इसमें दूसरे टॉपिक का यूज आया, तो इसमें दिक्कत गई होगी। कितने लोगों को ये सवाल समझ में आया? एक बार थम्स अप थम्स डाउन हो जाए। और होता क्या है कि जब कोई सवाल ऐसा आता है जिसमें 11वीं का कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, तो फिर आप समझने की कोशिश भी नहीं करते हो कि अरे यार ये तो क्या हो गया, तो हमें आता ही नहीं है, ये क्या हो गया, ये तो हमें आता ही नहीं है। थोड़ी समझने की कोशिश करोगे कि चलो अभी बताई जा रही है कि कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, एक कार्य ऊर्जा प्रमेय है, 9th क्लास से पढ़ते हैं आप कार्य ऊर्जा प्रमेय के, समस्त बलों द्वारा किया गया कार्य बराबर गतिज ऊर्जा में परिवर्तन, वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, गतिज ऊर्जा में परिवर्तन। ऐसा अब कार्य वगैरह ज्ञात करना है ना, 11वीं क्लास की चीज है बेटा, है ना? तो देखो 20% बच्चों को ये चीज समझ में नहीं आई। अब जैसे हम बात करें इस सवाल की, आगे ये वाला सवाल था। अब इस सवाल में किसी दूसरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट यूज ही नहीं है, सीधा सीधा विभव पर सवाल है कि आप क्या कर रहे हैं, खोखले गोले के अंदर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक कोई आवेश लेके जा रहे हैं। तो जब हम एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश लेके जाते हैं तो कार्य होता है कार्य बराबर आवेश गुणा उन बिंदुओं का विभवांतर जिनके मध्य हम आवेश को गति करा रहे हैं। तो वर्क इज इक्वल टू कितना हो गया, आवेश कितना क्यू, हम यहां से यहां लेके गए तो अंतिम बिंदु का विभव भी, प्रारंभिक बिंदु का विभव भी, तो ये कितना हो गया, 0 हो गया, 0 हो गया। और यही एक स्टेटमेंट में लिखा है कि एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के भीतर दो बिंदुओं के बीच एक परीक्षण आवेश को गति कराने में किया गया कार्य शून्य होगा, वो किसी भी रास्ते से जाए। तो इसमें बेटा किसी और अध्याय का उपयोग ही नहीं है। तो इस सवाल को समझे कि नहीं समझे, इस सवाल को समझे कि नहीं समझे? है ना, सवाल में कुछ नहीं है बेटा, सवाल में जो चित्र बना है उसकी जानकारी दी गई है कि एक कण जिसका द्रव्यमान m है, आवेश q है, संतुलन लंबाई l वाले, मतलब इसकी लंबाई कितनी है, l वाले द्रव रहित तार से,
द्रव रहित, घर्षण रहित होगा। मतलब इसको बोलो एक तार से द्रव रहित हटाओ, एक तार से सिरे ए पर बंधा हुआ है, सिरे ए पर बंधा हुआ है, जिसका दूसरा सिरा बिंदु ऊपर निश्चित है, मतलब यहां पर ये फिक्स्ड है। पूरा सिस्टम एक रगड़ रहित, मतलब घर्षण नहीं है, क्षैतिज तल पर रखा गया है। प्रारंभ में सब कुछ ब्राह्म है, मतलब प्रारंभिक गतिज ऊर्जा कितनी, 0। तो वेग ज्ञात कीजिए, हमें क्या ज्ञात करना है, वेग कि क्षितिज को निर्धारित करें, मतलब वेग का मान निकालें जब यह एक्स अक्ष को पार करता है। अब ये रॉड ऐसा भरा है, रॉड ऐसा है, अब ये घूम रहा है, तो कभी न कभी बेटा ये क्षैतिज को पार करेगा, क्षैतिज को पार करेगा एक्स अक्ष को, तब हमें वेग बताना है ना। अब देखो इसको 90% बच्चे समझ गए, कारण क्या है, वही 11th वाली कहानी। अब 90% समझे तो तुम गधे हो, क्योंकि विभव के बारे में सारी चीजें आपको बताई गई हैं। आइए अब देखो ये सवाल, एक छोटे बिना आवेश वाले सांद्रक गोला एक समान गोले के संपर्क में रखा गया है, जिसका आवेश 10⁻⁻8 है, और फिर इसे इस दूरी पर हटाया जाता है ताकि उनके मध्य प्रतिकर्षण बल इतना हो। तो इनकी बीच की दूरी क्या होगी, तो एक गोला है जिस पर आवेश नहीं है, एक गोला है जिस पर आवेश नहीं है, ठीक है, और दूसरा गोला है इस पर आवेश है, और दोनों गोले एक समान हैं। दोनों गोले कैसे हैं बेटा, एक समान, इसकी भी त्रिज्या r है, इसकी भी त्रिज्या कितनी r है। इसमें प्रारंभिक आवेश q1 बराबर 0, इसका प्रारंभिक आवेश q2 बराबर हम मान लेते हैं q। तो वैसे तो अपन जानते हैं कि अगर एक समान गोलों को हमने टच कराया, एक समान गोलों को हमने टच कराया, तो आवेश आधा आधा बढ़ जाता है, आधा आधा बढ़ जाता है। देखो क्यों बढ़ जाता है, हम Q1 डैश का मान लिखें, जब हमने इसको संपर्कित करा दिया, हमने इनको संपर्कित करा दिया आपस में, तो इस पर आवेश हमने कहा Q1 डैश हो गया, और इस पर आवेश कितना हो गया, Q2 डैश। अब इनकी चूंकि त्रिज्या बराबर है, इसलिए आवेश आधा आधा बढ़ जाएगा कुल का। देखो Q1 डैश की वैल्यू अपन क्या लिखते हैं, Q1 डैश इज इक्वल टू अपन लिखते हैं Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, R1 प्लस R2, और इंटू इसी की त्रिज्या R1, इसी की त्रिज्या R1। अब Q1 का मान 0, Q2 का मान कितना है Q, चलो ये तो हम बाद में रख देंगे। तो Q1 प्लस Q2, एक की त्रिज्या, दोनों की त्रिज्या बराबर बराबर है, दोनों की त्रिज्याएं कैसी हैं बेटा, बराबर बराबर R R हैं। तो ये R1 की जगह क्या आ गया R, और R1 प्लस R2 की जगह क्या आ गया बेटा 2R, इससे कैंसिल आउट हो गया। तो Q1 डैश की वैल्यू कितनी हो गई, Q1 डैश की वैल्यू हो गई Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2, Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय 2 हो गई इसकी। क्या ये बात क्लियर है, आधा आधा आवेश बढ़ जाता है अगर त्रिज्याएं कैसी हैं, समान है, कुल आवेश का आधा आधा। तो अंततः इस पर आवेश कितना होगा, इस पर तो 0, इस पर Q है, तो फाइनली इस पर जो आवेश आएगा वो कितना हो जाएगा, Q/2। ठीक है, इसकी वैल्यू देखो 0 प्लस Q डिवाइड बाय 2, तो कितना आवेश हो जाएगा, Q/2। तो इस पर भी आवेश Q/2, और इस पर भी अंतिम आवेश कितने हो गए, Q/2 हो गए, Q/2 है ना। अब डायरेक्ट भी लिख सकते थे, मैंने पहले ही बताया कि अगर दो एक समान गोले हैं, हम उनको टच कराएं, संपर्क में लाएं, तार से जोड़ दें, तो एक जैसे गोले हैं तो आवेश प्रारंभिक के आधे आधे, आधा आधा आवेश बढ़ जाता है। और अगर एक समान गोले नहीं हैं तो उसके लिए बेटा हमने ये मान बताया था आपको कि अगर गोले एक समान नहीं है तो अपन क्या करते हैं, गोले एक समान नहीं है तो अपन क्या करते हैं, Q1 डैश इज इक्वल टू, इधर हम लिखते हैं R1 Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, है ना।
अगर एक समान गोले नहीं है, Q2 डैश इज इक्वल टू R2 मल्टीप्लाइड बाय Q1 प्लस Q2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ऐसा समझ गए। चलिए अब इनके मध्य बल, तो दो गोले हैं, मान लीजिए इनके बीच की दूरी, दो गोले हैं, इनके बीच की दूरी हमने मान ली d, इनके बीच की दूरी d, तो K Q1 Q2 अपॉन डी स्क्वायर। बल का मान कितना दिया गया है, 9 इंटू 10 टू दी पावर -3। के का मान कितना होता है, 9 इंटू 10 टू दी पावर 9। इसकी वैल्यू Q/2 और इसकी वैल्यू भी बेटा कितनी, Q/2। आधा आधा बट गया, बीच की दूरी हमें d निकालना है। Q का मान ये रहा, Q का मान ये दिया हुआ है। सॉल्व करके वैल्यू निकाल लेंगे ना। सॉल्व करके वैल्यू निकालना। अगला सवाल, अगला सवाल कहा जाता है एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा, अब देखो सभी मिक्स्ड क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, कभी फ्लक्स का सवाल आ जाएगा, देखो कभी ये कूलाम के नियम वाला सवाल आ गया, पिछला सवाल कूलाम के नियम का है, ये वाला फ्लक्स वाला सवाल आ गया, इससे पहले भी फ्लक्स वाला आया था। तो मैं सब मिक्स्ड क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि टॉपिक का पूरा रिवीजन हो जाए। शुरुआत से लंबा टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, 22 लेक्चर का टॉपिक है, लगभग 1.5 महीने चलने वाला टॉपिक था। तो चीजें भूल जाते हैं कई बार, ये आपके साथ नहीं सबके साथ होता, कई बार चीजें हम भूल जाते हैं, याद ही नहीं आ रही हैं। तो इसीलिए टीचर क्या करते हैं कि एंड में मिक्स्ड क्वेश्चंस करवाते हैं जिसमें पूरे चैप्टर के कॉन्सेप्ट आए, जिससे आपको चैप्टर रिकॉल हो जाए, चैप्टर का रिवीजन हो जाए। तो एक वर्गाकार लूप जिसकी भुजा 1 मीटर है, एक बिंदु Q बराबर 1 कूलाम के सामने सामान्यतः रखा गया है कि बिंदु आवेश से एक बिंदु आवेश लूप से a/2 दूरी पर स्थित है। विद्युत फ्लक्स का छाया चित्र क्षेत्र से अब इसमें छाया चित्र दिखाई नहीं दे रहा, पूरा डायग्राम वैसे ही बना दिया यार। चलो तो इस क्वेश्चन को छोड़ देना, लीव इट। सर क्यों छोड़ दें, हमने कहा वो डायग्राम में ना वो कौन सा भाग छायांकित है वो नहीं बताया गया है, वो नहीं बताया गया है, ठीक है। लेकिन हम आपको तरीका बताते हैं, है क्या। देखो एक हमारे पास मान लीजिए सतह रखी है, ये हमारे पास एक सतह है, यहां से कुछ दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है, एक कुछ दूरी पर एक आवेश रखा हुआ है। अपन को फ्लक्स निकालना है ना, किसी एक भाग से निकालना हो, पूरे से निकालना हो, मैं सब बता देता हूं, सब बता देता हूं। तो पहले तो इस सतह से, इस पूरी सतह से कितना फ्लक्स गुजर रहा है वो पता करने के लिए आप एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे। क्या बनाएंगे बेटा, एक गॉसीय पृष्ठ बनाएंगे जिसके अंदर आप इसको बंद करेंगे आवेश को। और गॉसीय पृष्ठ कैसे बनाएंगे सर, गॉसीय पृष्ठ अपन बनाएंगे घनाकार। गॉसीय पृष्ठ कैसे बनाएंगे बेटा, घनाकार बनाते थे इस तरीके से। तो ये आवेश बंद हो गया, पूरा इसी के अंदर आवेश बंद हो गया, सेंटर पर रखा हुआ है आवेश। आवेश कहां रखा हुआ है, सेंटर से। तो किसी भी एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स कितना, किसी भी एक फ्लक्स से गुजरने वाला फ्लक्स अपन कहते थे सेंटर पे रखा है, तो Q/6 एप्सिलॉन नॉट, Q/6 एप्सिलॉन नॉट। अगर आवेश घन के केंद्र पर रखा है, आवेश घन के केंद्र पर रखा हुआ है, तो एक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स Q/6 एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है। अब एक कुछ भी पूछ लें, मान लीजिए छायांकित करके पूछ रहा है कि आधी से कितना गुजरेगा, तो एक पृष्ठ से कितना गुजर रहा है, एक पृष्ठ से, एक पृष्ठ से इतना फ्लक्स गुजरता है, यस सर। एक पृष्ठ से, हम कहें आधी पृष्ठ से तो इसका आधा कर देंगे, हम कहें एक चौथाई भाग से, एक पृष्ठ के एक चौथाई भाग से, तो एक पृष्ठ के एक चौथाई भाग से कितना निकलेगा, इसका एक चौथाई हो जाएगा, है ना। तो अब सवाल कुछ भी पूछ लें, अपन आंसर बता देंगे, अपन आंसर कर लेंगे। बात क्लियर है। नहीं है,
तो लेकिन सवालों को इसलिए छोड़ दिया मैंने कि जो पृष्ठ दी गई है ना, उसमें कौन सा भाग छायांकित है वो बना नहीं था। चलिए, दो आवेश, एक एक 7 माइक्रोकूलम का, एक -4 माइक्रोकूलम का है, यहां पर स्थित है, दिए गए निकाय की चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम है ना। अब इसको हिंदी किया है, इंग्लिश से हिंदी किया है, तो उसका हिंदी हो गया चार्ज कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम। मतलब ये जो आवेशों का निकाय दिया हुआ है, आवेशों का निकाय दिया गया है, इसकी संभावित ऊर्जा क्या होगी, इसकी संभावित ऊर्जा क्या होती है। तो देखो बेटा, हमारे पास कभी निकाय में दो आवेश है, दो ही आवेश है अपने पास। एक आवेश मान लीजिए Q1 है, एक आवेश कितना Q1, दूसरा आवेश कितना है Q2 है। अगर मान लीजिए इनके बीच की दूरी कुछ R है, इनकी बीच की दूरी कितनी है R, ठीक है। तो इस सिस्टम की जो स्थितिज ऊर्जा होती है, पोटेंशियल एनर्जी U, इसको अपन लिख लेते हैं कि आवेशों का गुणनफल Q1 इंटू Q2 बटे बीच की दूरी। अब देखो, एक आवेश कहां रखा हुआ है, ये -7 सेंटीमीटर, 0,0 पर है। दूसरा कहां रखा है, ये 7 सेंटीमीटर, 0,0 पर है। तो इनके बीच की दूरी R बराबर कितनी होगी, R बराबर कितनी होगी, तो -7 से 7 R बराबर हो गया बेटा 14 सेंटीमीटर। R इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर। R का मान कितना आ गया, 14 सेंटीमीटर। R को आप लिख सकते हैं 14 इंटू 10⁻⁻2 मीटर, ठीक है। Q1 Q2 के मान आपको दिए ही है, तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू K का मान 9 इंटू 10⁻⁹। अब कुछ बच्चे इसमें ही गड़बड़ कर देते हैं कि आवेश का मान सीधे 7 रख देते हैं। आवेश सीधा 7 नहीं रखोगे, 7 इंटू 10⁻⁻6 माइक्रोकूलम है ना। दूसरा आवेश कितना है, तो यह है -4 माइक्रोकूलम, तो -4 इंटू 10⁻⁻6 बटे बीच की दूरी 14 इंटू 10⁻2 है ना। माइक्रोकूलम है, ध्यान देना, ये माइक्रोकूलम। सर आवेश का मान आपने चिन्ह के साथ रखा, हमने कहा हाँ, स्थितिज ऊर्जा एक अदिश राशि है। स्थितिज ऊर्जा कैसी, अदिश राशि, और अदिश राशियों में हम आवेश का मान चिन्ह के साथ रखते हैं, सदिश में नहीं। तो अब देखो, आंसर तो नेगेटिव ही आएगा, एक आवेश पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो आंसर नेगेटिव ही आएगा। कितना आ रहा है देख लो। यस बेटा, 8 PM तक होगी। देखो, पट्टिका का मतलब तो प्लेट होता है, लेकिन कई बार ना इंग्लिश से हिंदी कर देते हैं ना, तो वो शीट को भी प्लेट ही लिख देते हैं, शीट को भी प्लेट लिख देते हैं। पट्टिका का मतलब वैसे प्लेट होता है, शीट का मतलब चादर होती है। शीट का मतलब क्या होती है बेटा, चादर। अगला क्वेश्चन देखिए, दो बिंदु आवेश -4 और 4 माइक्रोकूलम का एक द्विध्रुव, दो बराबर विपरीत आवेश आ गया, मतलब द्विध्रुव बना है। यहां पर रखे हुए तीव्रता द्विध्रुव को 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। कल ही अपन ने ये सवाल किया था, ये सवाल अपन ने कल ही किया था कि कार्य इज इक्वल टू कितना आ गया था, W इज इक्वल टू 2PE, ठीक है। P का मान कितना, पहले तो आवेश गुणा आवेशों के बीच की दूरी, तो P इज इक्वल टू आवेश कितना है 4 माइक्रोकूलम, 4 इंटू 10⁻⁻6, और आवेशों के बीच की दूरी कितनी है सेंटीमीटर में, ये 9 से 9, ये +9 और ये -9, तो आवेशों के बीच की दूरी कितनी होगी 18 सेंटीमीटर, 18 इंटू 10⁻⁻2। समझ गए ना। एक आवेश कहां रखा हुआ है, माइनस का Q, ये 9,0, -9,0,0 पर। एक आवेश है +Q, वो रखा हुआ है 9,0,0 पर। तो आवेशों के बीच की यो दूरी कितनी हो गई बेटा 18, ये दूरी 18 सेंटीमीटर हो गई। तो P का मान मिल गया, हाँ सर मिल गया। अब E का मान सीधे सीधे दिया है,
E इज इक्वल टू आपको कितना दिया 10 टू दी पावर 4, 10 टू दी पावर 4। ठीक है, किया गया कार्य बराबर स्थितिज ऊर्जा में परिवर्तन अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा। ठीक है, तो वर्क डन इज इक्वल टू क्या हो गया, इसको कितने से घुमा दिया 180 डिग्री से, साम्य स्थिति से। साम्यावस्था की स्थिति, साम्यावस्था की स्थिति क्या होती है, साम्यावस्था की स्थिति होती है बेटा कि P और E दोनों सेम डायरेक्शन में। साम्यावस्था की स्थिति मतलब P और E सेम डायरेक्शन में है ना। इनिशियली P भी इधर है, E भी इधर है, ये इनिशियल है। अब E तो इधर ही है, P को 180 से घुमा दिया, E तो इधर ही है, P को 180 डिग्री से घुमा दिया। तो यहां पर थीटा का मान कितना 0 डिग्री, यहां पर थीटा बराबर कितना 180 डिग्री। कल ही किया था अपन ने ये सवाल, कल ही अपन ने ये सवाल किया था। तो वर्क डन इज इक्वल टू माइनस पीई कॉस 180 डिग्री और फिर माइनस का पीई कॉस 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री। ऐसा क्या ये बात क्लियर है आपको? ओके, तो ये अपन ने कल ही किया हुआ था बेटा। तो वर्क इज इक्वल टू ए प्लस का पीई और ए माइनस माइनस प्लस का पीई, तो कितना हो गया 2 पीई। ठीक है, हाँ। एक सकारात्मक आयन ए और एक नकारात्मक आयन बी, आवेश इतने और इतने हैं। ठीक है, इनके द्रव्यमान इतने इतने दिए गए हैं, आयन से दूरी पर है। उस समय के परिमाण गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण के अनुपात को उस समय के परिमाण, तो ये उस समय के नहीं बेटा, स्थिर विद्युत बल के परिमाण को। ये भी क्वेश्चन अपन क्लास में कर चुके हैं सिमिलर। ये है बेटा क्या, स्थिर विद्युत बल। कहां गया? विद्युत बल लिख देते हैं, ऑब्वियसली स्थिर विद्युत का ही होगा। विद्युत बल का विद्युत बल के परिमाण और गुरुत्वाकर्षण बल के परिमाण का अनुपात आपको इस प्रकार से दिया गया है। तो देखो बेटा, है क्या, कुछ नहीं, सिंपल सा सवाल है। हमारे पास दो कण हैं, एक यहां पर रखा है, एक यहां पर रखा है। इनके बीच की दूरी आपको d मान लेनी है, दी गई है। इसका आवेश m1, इसका आवेश q1, इसका आवेश m2, सॉरी इसका द्रव्यमान m2, इसका आवेश कितना बेटा q2, इसका आवेश कितना हो गया q2 हो गया। ठीक है, तो जो बल है ग्रेविटेशनल फोर्स कितना g m1 m2 अपॉन बीच की दूरी का वर्ग, और जो फोर्स है कौन सा, इलेक्ट्रोस्टैटिक, इज इक्वल टू k q1 q2 बटे बीच की दूरी का वर्ग। ठीक है, इनको भाग दे दो, इनको भाग दे दो। तो जैसे ही इनको भाग दिया तो डी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। तो अब हमारे पास अनुपात मिला किसका, स्थिर विद्युत बल का बटे गुरुत्वाकर्षण बल का, अब इस सवाल में सिर्फ कैलकुलेशन करवाएं। स्थिर विद्युत बल का परिमाण k q1 q2 और ग्रेविटेशनल फोर्स का परिमाण g m1 m2। इसका मान सवाल में दिया गया है कितना, P इंटू 10 टू दी पावर -13। आपको P का मान ज्ञात करना है, आपको क्या करना है, P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, ऐसा ये
m1 का वैल्यू हुई गवा, ये m1 का मान हो गया, ये m2 का मान हो गया, ये q1 का मान हो गया, ये अपना q1 हो गया, ये m2 हो गया, है ना, ये m1 हो गया, ये m1, ये m2, ये q2। p का मान बताना है, 1/4πε0 इसका मान दिया है 9 × 10⁹ और जो गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है ना g, तो जो कैपिटल जी है इसका मान वैसे हमें याद भी रहता है 6.67 × 10⁻11 है ना, और दिया भी है सवाल में, बस वैल्यू पुट करनी है, आंसर तक पहुंचना है, वैल्यू पुट करनी है, आंसर तक पहुंचना है। क्लियर है बात? ओके कृष्णा राघव, फिर तुम कहोगे कि सर हमारे टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे हैं, सर हमसे सवाल सॉल्व नहीं हो रहे हैं, फिर तुम ऐसी बातें करोगे। अभी तुम्हें मस्ती सूझ रही है पढ़ते टाइम। एक विद्युत द्विध्रुव जिसका द्विध्रुव आघूर्ण इतना है, समान विद्युत क्षेत्र जिसकी परिमाण 10⁶ वोल्ट पर मीटर है में रखा हुआ है। प्रारंभ में द्विध्रुवीय आघूर्ण विद्युत है, गौर करना पड़ेगा। प्रारंभ में द्विध्रुव आघूर्ण विद्युत, यहां पर क्षेत्र की दिशा में, विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। कहां बेटा? विद्युत क्षेत्र की दिशा में है। द्विध्रुव आघूर्ण को क्षेत्र के विपरीत बनाने के लिए देखो इनिशियली क्या है, इनिशियली P एंड E दोनों आर इन सेम डायरेक्शन। फाइनल सिचुएशन क्या है? फाइनल सिचुएशन में P को विपरीत कर दिया है, P इधर है, E इधर ही है ना। तो ये वही सवाल हो गया कि कार्य इज इक्वल टू 2P आता था, कार्य बराबर कितना जाता था? 2PE, है ना। ये अपन ने किया था, डन इन क्लास 2 बार, एक कल और एक आज, वही सवाल है, एक कल और एक आज, 2 बार किया है ये अपन ने। चलिए अब देखो बेटा, एक छोटी डाइपोल, डाइपोल मतलब द्विध्रुव, डाइपोल ही लिख दिया। एक छोटी डाइपोल उत्पत्ति बिंदु O पर स्थित है, उत्पत्ति बिंदु मतलब मूल बिंदु O पर स्थित है। डाइपोल का पल P अक्ष के साथ होता है, डाइपोल का पल क्या है? जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, बिंदु A पर विद्युत विभव और V0 है और क्षेत्र E0 है, तो बिंदु B पर जो y अक्ष पर है सही विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र होगा। ठीक है, ये डाइपोल की स्थिति, डाइपोल डाइपोल की स्थिति बताना चाहते हैं, डाइपोल की स्थिति की। डाइपोल कहां रखा हुआ है? चित्र में दिख रहा है कि डाइपोल यहां रखा हुआ है, चित्र में बेटा दिख रहा है कि डाइपोल कहां रखा हुआ है? यहां पर। छोटा डाइपोल होता है, देखो इतना छोटा बनाया इन्होंने, इतना सा डाइपोल है। अब ये पॉइंट ए है आर दूरी पर और ये पॉइंट है बी दूरी पर। तो देखो बेटा, पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र कितना? पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र कितना? तो 2kp/r⁻3, यस सर। और पॉइंट ए पर विभव कितना? kpr², ठीक है। अब देखो हम आंसर की बात करें तो आंसर तो अपना आ गया है, आंसर तो अपन को दिखाई दे गया। आंसर बता दो इसका जल्दी से। अब पहचानो कि ये अक्षीय पॉइंट है। ये कौन सा बिंदु हो गया? अक्षीय। ये बिंदु कौन सा है? पॉइंट ए अक्षीय बिंदु है, एक्सियल पोजीशन, और ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, निरक्षीय।
ये निरक्षीय बिंदु है। तो निरक्षीय बिंदु पर विभव कितना होता है सर? निरक्षीय बिंदु पर विभव 0 होता है, ये आंसर हो गया। अच्छा, 2 है, 0 0 2 में है, ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, ये दोनों ऑप्शन क्या हो गए बेटा? गलत हो गए, ठीक है। तो पॉइंट बी पर विभव तो 0 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट बी पर विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? तो के पी अपॉन आर की घात 3। अब ध्यान देना बेटा, आर का मान कितना है यहां पर? 2r के बराबर है, तो 2r की घात 3, तो ये बेसिकली आ गया 1/4 के पी अपॉन आर की घात 3, के पी अपॉन आर की घात 3। अब यहां पर मैं एक 2 से गुणा कर रहा हूं, तो 2 से बेटा भाग भी देना पड़ेगा। तो जब मैंने ऐसा किया तो बिंदु बी पर ये विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा? 2 के पी अपॉन आर की घात 3, 2 के पी अपॉन आर की घात 3, और ये हो गया 1/8, 1/8 नहीं, ये घात 3 है, तो ये 1/8 ही होगा। फिर ये 2 से गुणा करे तो 1/16 होगा बेटा ये। अरे यार, 1/16, अरे 1/16 कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ वाला आंसर हो गया। फोर्थ वाला आंसर हो गया बेटा, ठीक है। ऐसा घात 3 है तो वो 8 होगा, बिल्कुल सही बेटा, ठीक है। तो देखो इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। अब अपन सब कुछ पढ़े, अक्षीय स्थिति पढ़े, निरक्षीय स्थिति पढ़े, अब सवाल में कई बार डायरेक्ट नहीं बोलते हैं, अपन को ढूंढना पड़ता है। अच्छा, बिंदु ए इधर है, डाइपोल कहां इधर है, डाइपोल कहां है? इधर है, तो पॉइंट ए हो गया अक्षीय स्थिति और पॉइंट बी हो गया निरक्षीय स्थिति। अब अक्षीय स्थिति पर फील्ड कितनी, ये अपन जानते हैं। निरक्षीय स्थिति पर फील्ड कितनी होती है, ये भी अपन जानते हैं। विभव कितना होता है, ये भी हम जानते हैं, 0 होता है निरक्षीय स्थिति पर। अक्षीय स्थिति पर विभव कितना होता है, ये होता है, ये भी नॉट। समझ रहे हो बेटा बात को? हाँ, ये भी हम क्लास में करवा चुके हैं, ठीक है। रेखीय आवेश घनत्व कितना है? लैम्डा है, बीसी के केंद्र पर रखा गया है, बीसी के लंबाई a/2 का एक रेखीय आवेश घन एबीसीडी के किनारे बीसी के केंद्र पर रखा गया है। हर किनारा ए है जैसा कि दिखाया गया है। रेखीय आवेश कितना है? लैम्डा है। ओ केंद्र पर कैसा ऐसा रखा गया है, ऐसे, तो उन्होंने क्लियर नहीं किया। क्योंकि ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। अब देखो मैं आपको बता देता हूं, आपको तो पता ही है ना कि इसका आवेश कितना हो जाएगा, Q का मान। तो सर Q का मान हो जाएगा Q इज इक्वल टू लैम्डा इंटू लंबाई। तो Q इज इक्वल टू कितना हो गया? लैम्डा, और लेंथ की वैल्यू कितनी दी गई है? a/2। तो जो आवेश रखा है वो लैम्डा l/2 रखा है। अब किसी भी स्थिति में आवेश रखते हैं, आपको हर स्थिति में फ्लक्स निकालना आता है। किसी भी स्थिति में आवेश रखते हैं बेटा, हर केस में आपको फ्लक्स निकालना आता है। बरोबर? तो घन के सभी तलों से होकर गुजरने वाला कुल फ्लक्स, सभी तलों का मतलब घन के सभी तलों से, सभी तलों का मतलब हो गया संपूर्ण घन से,
संपूर्ण घन से निकलने वाला फ्लक्स। निकलने वाला फ्लक्स। अब आप बताओ कि ये जो आवेश है ना, इसके केंद्र पर रखा है, यहां मान लो कि यहां पर रखा हुआ है आवेश ऐसा। तो इस आवेश को बंद करने के लिए हमें कितने घन लगते थे? 4 घन लगते थे। कितने घन लगते थे बेटा? 4 क्लास में कराया है केस। कितने 4 घन लगते थे? तो फ्लक्स किससे? 4 घन से। इज इक्वल टू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स किससे? 1 घन से। 1 घन से कितना हो जाएगा? 1/4 इंटू क्यू एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इस क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू लिखोगे तो ये आ जाएगा लैम्डा इंटू एल डिवाइड बाय 8 एप्सिलॉन नॉट। क्यू एनक्लोज्ड की वैल्यू ये रही आपकी क्यू की वैल्यू। सेकेंड वाला ऑप्शन आंसर हो जाना चाहिए। ऐसा ही दे रहे हैं, ऐसे ही रखा हुआ है आवेश। आवेश ऐसा ही रखा हुआ है बेटा, ठीक है। इसको देखना, एक विद्युत द्विध्रुव 2 सेंटीमीटर की दूरी पर एक अनंत तल सीट के पास रखा है ना। देखो यहां क्लियर लिखा है ना कि सीट, पट्टिका नहीं है, सीट। सीट मतलब चादर हो गया। आवेश घनत्व सिग्मा नॉट के साथ सिग्मा नॉट के साथ रखा गया। निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। ये हमारे पास अनंत लंबाई की एक शीट है। अनंत लंबाई की क्या है बेटा? एक शीट है। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड, एक पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज से दूर होगा, और इसका मान कितना होता है? सिग्मा अपॉन ये मान हो जाएगा सिग्मा नॉट अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इससे भी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। हम ये जानते हैं कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है? कांस्टेंट होती है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है बेटा? कांस्टेंट, ठीक है। ये वाला चार्ज नेगेटिव और ये वाला चार्ज पॉजिटिव। एक चार्ज नेगेटिव है, एक चार्ज पॉजिटिव है, ठीक है। तो अपन को पता है कि अगर कोई द्विध्रुव एक समान क्षेत्र में रखा हुआ है, कोई द्विध्रुव एक समान क्षेत्र में रखा हुआ है, तो द्विध्रुव पर टॉर्क लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, लेकिन नेट बल हमेशा शून्य होता है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है तो एफ नेट इज इक्वल टू कितना? 0। और जो टॉर्क होता है वो होता है पी ई साइन थीटा। हमें बस एंगल देखना है कि थीटा क्या होगा। तो देखो भाई, इस दिशा में P है, P इस दिशा में है, और E भी इसी दिशा में। E की दिशा भी यही है, E भी इसी दिशा में। तो P और E के बीच एंगल थीटा बराबर कितना हो गया? 0 डिग्री। थीटा बराबर कितना हो गया? 0। तो जो हम टॉर्क लिख रहे हैं P E साइन थीटा, तो साइन 0 डिग्री, तो टॉर्क बराबर कितना आ गया? 0 आ गया। स्थायी साम्यावस्था है। कौन सी साम्यावस्था है? स्थायी। तो टॉर्क शून्य है और संभावित ऊर्जा न्यूनतम, ठीक है। अगर हम ऊर्जा की बात करें तो ऊर्जा इक्वल टू कितना? माइनस पीई कॉस 0 डिग्री। तो ये माइनस पीई है। ऊर्जा न्यूनतम है। पी और ई सेम दिशा में। स्थायी साम्यावस्था, स्थायित्व तो ज्यादा, स्थायित्व ज्यादा मतलब ऊर्जा न्यूनतम, ऊर्जा कम, ठीक है। ऊर्जा कम, स्थायित्व तो ज्यादा। इसमें क्या गड़बड़ है? टॉर्क शून्य, सही बात है। नेट बल सीट से दूर नहीं, नेट बल शून्य होगा। इसने गड़बड़ कर दिया। संभावित ऊर्जा टॉर्क दोनों अधिकतम नहीं, टॉर्क भी 0 है, ऊर्जा न्यूनतम है। द्विध्रुव पर टॉर्क शून्य है, नेट बल सीट की ओर, नेट बल है ही नहीं। नेट बल शून्य होगा एक समान विद्युत क्षेत्र में हमेशा, हमेशा। ये वाला सवाल, एक बिंदु आवेश गोलाकार गॉसियन पृष्ठ से
विद्युत फ्लक्स उत्पन्न करता है जिसका केंद्र आवेश पर है। बिंदु आवेश का मान क्या होगा? ये तो बहुत आसान सवाल है। हमारे पास क्या एक बिंदु आवेश है, पॉइंट चार्ज है, ठीक है, वो इतना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है, इतना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है। उनका ओ माय गॉड, इतना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है ना। देखो यूनिट से कंफ्यूज मत होना। फ्लक्स की यूनिट क्या होगी? फ्लक्स क्या होता है? ई इंटू ए होता है। ई इंटू ए हम लिखते हैं फ्लक्स, तो फाई इज इक्वल टू ई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं? एफ बाय क्यू, क्योंकि एफ बराबर क्या होता है? क्यू ई होता है। एफ बराबर क्या होता है बेटा? एफ इज इक्वल टू क्या होता है? क्यू इंटू ई होता है। तो ई का मान एफ बाय और इंटू एरिया। तो एफ का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, आवेश का कूलाम, और एरिया का मीटर स्क्वायर। तो वो वही लिखा हुआ है कि फ्लक्स की जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम इनवर्स। तो यूनिट तो आप निकाल ही सकते हैं। तो भाई फ्लक्स दिया, आवेश निकालना है, तो फाई इज इक्वल टू क्यू एन क्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब इससे आसान क्या सवाल हो सकता है? आपको क्यू एन क्लोज्ड चाहिए, तो क्यू एन क्लोज्ड इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू फ्लक्स। एप्सिलॉन नॉट का भी मान दिया 8.85 इंटू 10 टू दी पावर -12, यही होता भी है, यही दिया होगा। और फाई का मान दिया हुआ है बेटा -2 इंटू 10 टू दी पावर 4 होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए? 104 का तो कोई मतलब ही नहीं निकलता है ना। 2 इंटू 10 टू दी पावर 4 ये होना चाहिए। तो बस खत्म। काबा अब देखो वही है बच्चों वाला सवाल। चित्र में दर्शाए अनुसार इतने आवेश हैं, ये तो हम करवा भी चुके हैं। कुल आवेश कितना? +q +6q +4q +7q +3q, 3q बचा है, ये आंसर हो गया। अच्छा ये नहीं, अब देखो ये आवेश हैं, ये बाहर है तो इससे कोई लेना देना नहीं है, ये बाहर है इससे कोई लेना देना नहीं है। अब देखो अंदर वाला q नेट एनक्लोज्ड, क्यू एनक्लोज्ड लेते हैं बेटा, क्यू एनक्लोज्ड नेट, गॉसियन सतह के अंदर बंद आवेश नेट, बताओ कितना है? तो नेट आवेश कितना बंद है? 6 - 2 4 कूलम +4q, दिक्कत ही नहीं है। चलिए बेटा और क्वेश्चंस भी, जैसे ये सवाल डन इन क्लास, डन इन क्लास हाँ डन इन क्लास। क्लास में ऐसे अपन ने 2-3 सवाल किए हैं। E1 E2 निकालते थे, याद है? उनके आवेशों के अनुपात। तो देखो Q1 डैश हमने उससे जोड़ दिया गोले से, तो R1 इंटू कुल आवेश तार से जोड़ने पर दूसरे वाले पर क्या हो जाएगा? तो दूसरे वाले की त्रिज्या, देखो 2 गोले हैं उनको हम तार से जोड़ रहे हैं या संपर्क करा रहे हैं, तो ये कॉन्सेप्ट अपन ने पढ़ा है। देखो जो कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं सवाल भी उसी पर ही आता है। एग्जाम वालों को पता है कि बच्चों ने पढ़ा होगा, सवाल इस पर पूछ लो। तो यो कट गया, ये हो गया R1 अपॉन R2, बोले तो A बाय बी बॉम्बे सेकेंड केस, बरोबर? कोई दिक्कत? चलिए और कुछ क्वेश्चंस होंगे, मैं आपको फिर से गृह कार्य दूंगा, आप करने की चेष्टा करना। बहुत सारे सवाल हैं, सवालों की कोई कमी नहीं है, झड़ी लगी हुई है। अब बहुत सारे सवाल हैं बेटा, इनमें ये आपको कोशिश करनी है ना। मैं पूरी PYQ की PDF ऐसे ही आपको दे दूंगा। कुछ क्वेश्चंस आपको करना है, कुछ हम कराएंगे, वो कल के लिए छोड़ दो बेटा। कुछ आज अपन मेंस के, कल करेंगे एडवांस, ठीक है?
तो चलिए बेटा, आज के लिए इतना ही। अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन किए हैं। आप अब देखो क्वेश्चन करोगे, अब तरीका क्या होता है सीखने का। जैसे कि बच्चा कह रहा था सर फिजिक्स के बारे में कुछ एडवाइज करो कि क्या करें कैसे करें, तो बच्चों को दिक्कत क्या जाती है कि कई बार बच्चे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन ही समझ नहीं आता है, और क्वेश्चन समझ में आ भी जाए कि क्या हो रहा है तो हम सब सूत्र याद होते हुए भी ये नहीं सोच पाते हैं कि इसमें कौन सा सूत्र लगाएंगे। तो उसका तरीका यह है कि जो सवाल मैंने क्लास में कराए उनको एक बार आप खुद से बिना देखे करने की कोशिश करें। ऐसा आप करेंगे, ऐसा आप करते रहेंगे तो कुछ समय में बेटा आप क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाएंगे। जैसे बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे आपके बैच में, कमेंट में 7 लिखो 7। ऐसे कितने बच्चे हैं कि शुरुआत में उनसे बिल्कुल क्वेश्चन नहीं बनते थे, अब कुछ क्वेश्चन बना पा रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं आपके बैच में? उसका कारण यही होगा कि वो नियमित रूप से जो मैं बताता हूं वो करते रहे होंगे। मैंने कहा कि क्वेश्चन मैंने करवाए क्लास में, अब घर जाके आप करो, तो वो करते होंगे। कमेंट में 7 लिखो। ऐसे कितने बच्चे जिनसे पहले क्वेश्चन नहीं बनते थे, अब धीमे धीमे बनने लगे हैं। देखो आपके सामने ही बच्चे आ रहे हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं। और आपसे अगर अभी नहीं बन रहे हैं तो आप कोशिश करेंगे, है ना, तो जैसे इन बच्चों से बनने लगे हैं वैसे आपसे भी बनने लगेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मन लगा के, दिल लगा के, दिमाग लगा के पढ़ाई करते रहें। थैंक यू सो मच। टाटा, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चों।